नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब एक सप्ताह तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उम्मीदवारों के पक्ष में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के एक दिन पहले हेमंत सोरेन वापस लौट आए। सोमवार को उन्होंने रांची में शिक्षा, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर भी बैठक की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया। एंटली में कांग्रेस कैंडिडेट काशिफ रजा का प्रचार करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं में लोग कम, बुलडोजर ज्यादा होते हैं। इसके बाद इरफान अंसारी ने कहा कि यह बंगाल है, यहां उत्तर प्रदेश नहीं है। योगी आदित्यनाथ यहां पर नियमित और संयमित होकर बयानबाजी करें। यहां की युवा, यहां के लोग बाबा को पॉकेट पर लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार पर ट्रेजरी घोटाले की जांच में लीपापोती करने का गंभीर आरोप लगाया है। शाहदेव ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 20 दिनों से सरकार समिति, सीआईडी और एसआईटी के फेर में मामले को लटका रही है। उन्होंने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से सीधा सवाल किया कि खजाने से जो 10,000 करोड़ रुपए गायब हैं, क्या उनका सीधा संबंध इसी ट्रेजरी घोटाले से है। झारखंड में अबुआ आवास और पीएम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान मिलने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। सरकार ने पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर घर निर्माण के लिए किस्तें जारी करना शुरू कर दिया है। इससे बेघर परिवारों के सिर पर पक्की छत का सपना साकार हो रहा है। आवास मिलने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। झारखंड सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल माफी की घोषणा एक सराहनीय कदम है। इसके तहत अब गरीब परिवारों का 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। इस निर्णय से राज्य के लाखों निम्न आय वर्ग के परिवारों को भारी आर्थिक राहत मिली है। बिजली का बोझ कम होने से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है और वे अब अपनी सीमित आय का उपयोग अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कर पा रहे हैं। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक अत्यंत लाभकारी केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। योगदान की राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद सदस्य को 1,000 से 5,000 रुपए तक की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जो बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक है। झारखंड सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि मेधावी छात्रों को कोचिंग और पढ़ाई के दौरान होने वाले खर्चों में मदद करेगी। इससे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे युवाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे बिना किसी रुकावट के अपने उज्जवल करियर का सपना साकार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के झारखंड जगुआर परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्देश दिया है। यह विद्यालय बलिदानियों, पुलिसकर्मियों और जवानों के बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड जगुआर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक में प्रस्तावित स्कूल के निर्माण कार्य एवं संचालन से संबंधित दिशा निर्देश दिया। प्रथम चरण के जनगणना के लिए सोमवार को प्रगणक और पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एसडीओ जोहन टुडू और बीडीओ जयपाल महतो ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। +2 हाई स्कूल बरही में प्रथम चरण के जनगणना का शुभारंभ करते हुए जनगणना के चार्ज पदाधिकारी सह बीडीओ जयपाल महतो ने बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी। मकान एवं संपत्ति से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मकान, कमरे, छत की प्रकृति, टेलीफोन, टीवी और वाहन शामिल हैं। झारखंड के संताल और कोयलांचल में सोमवार को बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जिले गर्मी में झुलस रहे हैं। सोमवार को सरायकेला और मेदिनीनगर का तापमान 44 डिग्री के पार रहा। राजधानी रांची, जहां पूर्व के वर्षों में तापमान 30 डिग्री पार होते ही बारिश हो जाती थी, वह भी 39.9 डिग्री तापमान में झुलस रही है। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहा है। न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री अधिक है। पोटका विधायक संजीव सरदार के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के औचक निरीक्षण में वार्डन की अनभिज्ञता, शिक्षकों की अनुपस्थिति और रसोई में गंदगी जैसी गंभीर लापरवाही उजागर हुई। करीब 10:30 बजे विद्यालय पहुंचे विधायक संजीव सरदार को 12 वर्षों से कार्यरत वार्डन रीना कुमारी सिंह पहचान नहीं सकी और उनसे नाम पूछ बैठी। परिचय देने के बाद भी वार्डन द्वारा हम तब भी नहीं पहचानते हैं कहे जाने पर माहौल गर्म हो गया। विधायक ने इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है, जिसमें चुनाव हारे और पद न पाने वाले नेता मुखर हो रहे हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में पार्टी बैठकों में सरकार और गठबंधन की दिशा को लेकर अलग अलग स्वर सुनाई देने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में हुई कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में बाघमारा से चुनाव हार चुके जलेश्वर महतो ने हेमंत सोरेन सरकार को बाहर से समर्थन देने का मुद्दा उठाकर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए JCSTI ने एक रोड मैप तैयार किया है। बैठक में काउंसिल के नाम बदलने पर घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी। पहले काउंसिल का नाम झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, जिसका नाम बदलकर झारखंड काउंसिल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब आंसर शीट और ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग की आशंका से जुड़ी यह याचिका खंडपीठ में सुनी जाएगी। सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पहले से तालेश्वर महतो की जनहित याचिका में विचाराधीन हैं, जिसकी सुनवाई खंडपीठ कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रकृति के मामले की 2 अलग अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं है। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने राज्य के मंदिरों को DC और SDM के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने मंदिरों की आय व्यय में पारदर्शिता और सामाजिक कार्यों में धन के उपयोग पर जोर दिया। ऐसे में उनसे मंदिरों के संरक्षण, संचालन और विकास की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। जयशंकर पाठक ने कहा कि राज्य के कई बड़े मंदिरों की प्रबंधन समितियों ने वर्षों से जिलों के उपायुक्तों को अध्यक्ष बनाकर एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है जिसमें वास्तविक जवाबदेही खत्म हो गई है। कि राजू ने दावा किया है कि झारखंड कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और इसके लिए झामुमो व राजद से बात करेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब झामुमो दोनों खाली सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जिससे गठबंधन में नए संकेत मिल रहे हैं। राजू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब संगठन में कोई भी नेता हवाई काम नहीं करेगा। प्रत्येक उपाध्यक्ष एक विधानसभा महासचिव को जिले की बजाय प्रखंड की कमान मिलेगी। स्वाति लकड़ा को तेलंगाना में DG रैंक पर पदोन्नत किया गया है, जिससे वह पुलिस सेवा में इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली देश की पहली अनुसूचित जनजाति
एसटी महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने तेलंगाना में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। स्वाति लकड़ा का जन्म और पालन पोषण रांची में ही हुआ। उनके पिता दक्षिण पूर्व रेलवे में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जिससे घर में शुरू से ही अनुशासन और शिक्षा का माहौल रहा। स्वाति की प्रारंभिक शिक्षा रांची के प्रतिष्ठित लैरेटो कॉन्वेंट स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 11.2% बढ़कर 10,839.18 करोड़ रुपए हो गया और निवेशकों के लिए 5.25 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हुई बैठक में पास होने के बाद घोषित किया है। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया चेयरमैन बी साईराम ने की। जानकारी के अनुसार कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा सालाना आधार पर 11.2% उछलकर 10,839.18 करोड़ पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 9,751.64 करोड़ था। अनुमान से कहीं बेहतर नतीजे कोल इंडिया के आए हैं। सेल अपने इस्पात संयंत्रों में अनुबंध के आधार पर कुल 6 सलाहकार नियुक्त करेगा। बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुर संयंत्रों में साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल होंगे। इनमें बोकारो इस्पात संयंत्र में क्वालिटी मैनेजर के पद पर सेल के अलावा दूसरे कंपनी के अधिकारी भी अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं, जबकि दुर्गापुर तथा चंद्रपुर फेरो संयंत्र में सिर्फ सेल के सेवानिवृत्त अधिकारी ही सलाहकार पद के हकदार होंगे। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे में मंगलवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना किसी पारंपरिक काफिले और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सीधे प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय पहुंच गए। आमतौर पर दर्जनों वाहनों और कमांडो के घेरे में रहने वाले मुख्यमंत्री का यह सिंगल कार अवतार देखकर मंत्रालय के कर्मचारी और मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी हक्के बक्के रह गए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कदम पूर्व नियोजित नहीं था। उन्होंने शहर की वास्तविक ट्रैफिक स्थिति और आम जनता को होने वाली परेशानियों को करीब से महसूस करने के लिए बिना काफिले के निकलने का फैसला किया। झारखंड के गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मंगलवार को गिरिडीह दौरे पर पहुंची। नए परिसदन भवन में डीडीसी स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, जामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, नगर और मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत जिले के आला अधिकारियों ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। विधायक कल्पना सोरेन सदर अस्पताल जाएगी। वे सदर प्रखंड के लेदा बजटो गांव में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल लेंगी। विधायक के दौरे से पीड़ित परिवारों को मदद की उम्मीद जगी है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस एआर चौधरी की अदालत ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब हर घंटे स्कूल में वाटर ब्रेक अनिवार्य होगा, जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाया जा सके। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसी आशीष कुमार पांडेय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किया है। धनबाद के सांसद विधायक एयरपोर्ट एवं भूधनसान पीड़ितों के पुनर्वास पर गंभीर नहीं है। जनता को गुमराह करने के लिए दोनों अलग अलग आंदोलन की नौटंकी कर रहे हैं। यह बातें जामुमो नेताओं ने सोमवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। जामुमो के जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण के लिए भाजपा ने कभी गंभीर प्रयास नहीं किया, जबकि राज्य में सबसे अधिक समय तक उनकी ही सरकार रही। अब रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पर्यावरणीय स्वीकृति तक नहीं ली जा सकी।
प्रखंड सभागार एवं बीआरसी सभागार में सोमवार से जनगणना 2027 को लेकर व्यापक तैयारियों की शुरुआत हो गई। इस क्रम में 149 प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक डॉक्टर सुजाता सिन्हा, अमित कुमार, शंभू कुमार रवानी, स्वर्णदीप कर और रजनी रंजन राजीव ने 2 अलग अलग हॉल में उपस्थित कर्मियों को मकान गणना की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक समझाई। इस दौरान प्रगणकों को घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के सभी आवश्यक बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। सोमवार को समाहरणालय कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की वार्षिक कार्य योजना व बजट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विद्यालयों में एमडीएम खाद्यान्न आपूर्ति के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे को ऑनलाइन टेंडर जारी करने व आरएफपी तैयार कर जिला स्तरीय आंतरिक निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। झारखंड में जेईटी 2024 परीक्षा के दौरान उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब 2 अलग अलग केंद्रों पर परीक्षाएं अचानक रद्द करनी पड़ी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुसार यह फैसला पेपर की कमी और प्रश्न पत्र की खराब प्रिंटिंग के कारण लिया गया। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को निराशा झेलनी पड़ी, क्योंकि वे लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह गड़बड़ी बोकारो जिले के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल और रांची के एएसटीवीएस डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सामने आई। इन दोनों केंद्रों पर शिक्षा और ओडिया विषय की परीक्षाएं प्रभावित हुई। कोल इंडिया ने देश में कोयले के आयात को कम करने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसका लक्ष्य 24.3 करोड़ टन आयात घटाना और अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाना है, जिससे भारत 2036 तक आत्मनिर्भर बनेगा। कोल इंडिया ने अगले 10 साल का विस्तृत रोड मैप तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें करीब 24.3 करोड़ टन कोयला आयात घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आयात के मद होने वाली राशि को उपयोग देश के विकास सहित अन्य कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। धनबाद के केंदुआ में भूधनसान और गैस रिसाव को लेकर 2 मई को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक स्थगित कर दी गई है। इस स्थगन से प्रभावितों की समस्याओं के समाधान में देरी होगी, जबकि पहले इस मुद्दे पर कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। सड़क चालू करवाने की मांग को लेकर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने 23 अप्रैल को केंदुआ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उनका धरना 3 दिन तक चला। 2 मई को उच्च स्तरीय बैठक का आश्वासन ने बाद विधायक ने आंदोलन स्थगित कर दिया।